अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले है हमारे पास लाइजोसोम्स। इन द मिड 20th सेंचुरी अ बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेने डिस्कवर्ड लाइजोसोम. These are single membrane bound organelles. Lysosome contains a strong digestive enzyme and work for the breakdown of waste material within cell. During its function, a lysosome fuses with the vacuole that contains the targeted material and its enzyme break down the material. तो 20वीं सदी के मिड में दरमियान में जो है वो क्रिस्टियन रेने ने लाइजोसोम्स को डिस्कवर किया। ये लाइजोसोम्स जो हैं वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल हैं। इनके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होगी और इसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम यानी हजम करने के लिए, फूड मटेरियल हजम करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल जो हैं वो मौजूद होंगे। इनके हजम करने का तरीका क्या है, ये हजम करवाने का तरीका क्या है कि ये वैक्यूल के साथ जो है वो अटैच कर जाते हैं और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है वो वैक्यूल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं और वैक्यूल में जो स्टोर्ड फूड है वो उस तरीके से डाइजेस्ट होकर और फिर अपने छोटे हिस्सों में या अपने छोटे मटेरियल में या वेस्ट मटेरियल में तकसीम हो जाता है। तो लाइजोसोम्स के एंजाइम जो है वो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रियोल्स. एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव होलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेल्स नोन एज सेंट्रियोल. ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस. मुख्तलिफ जानदारों के सेल्स में जो है वो ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हमने नाम दिया सेंट्रियोल्स का. ये होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल है, यानी ये अंदर से जो है वो खाली होंगे और सिलेंडर शेप में मौजूद होंगे. जो हर सेंट्रियोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है और माइक्रोट्यूब्यूल किस अमाउंट में है, यानी कि 3 की 9 जोड़ियां जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की मौजूद हैं और इस तरीके से ये टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स में मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं. और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ किस फॉर्म में मौजूद हैं, 3 की जोड़ियों में ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जो कि टोटल 27 बनता है और ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल बनाएंगे. और ये सेंट्रियोल्स मौजूद कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के एक्सटीरियर सरफेस पे बाहर की तरफ. द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ सेंट्रोसोम. और जब 2 इकट्ठे से सेंट्रियोल्स हम लेते हैं तो हम उसको सेंट्रोसोम का नाम दे देते हैं. देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इन सम सेल सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. सेंट्रोसोम्स का जो है वो काम क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स हमें सेल डिवीजन में यूज़फुल होती हैं. स्पिंडल फाइबर्स का जिक्र हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा. इसके अलावा सेंट्रियोल्स जो हैं वो सीलिया और फ्लैजिला बनाने के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं. ये सीलिया और फ्लैजिला का जिक्र पहले भी किया गया था, इसको मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्या चीज़ें हैं. दरअसल हमारे मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया की जब बात की जाए तो इन पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है जिसे हम फ्लैजिला का नाम देते हैं. ये काफ़ी लंबा होता है. लेकिन जब हम बात करें सीलिया की तो ये बैक्टीरिया के जो हैं वो छोटे छोटे ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ही बाहर निकल रहे होते हैं जिसे हम सीलिया का नाम देते हैं. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं. आगे है हमारे पास वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म. वैक्यूल्स जो हैं इनमें फ्लूइड फिल्ड हुआ होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं. हमारे ये जो वैक्यूल हैं साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ जगह जो है वो फ्रीली फ्लोटिंग पाए जाते हैं. However, when a plant cell matures, small vacuoles absorb water and fuse to form a single large vacuole in center. Cell in state become turgid. Many cells take in material from outside in form of food vacuole and then digest the material with the help of lysosomes. तो अब यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है प्लांट सेल्स का. हम लोगों ने न्यूक्लियस में इस चीज़ को स्टडी किया था कि जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में वो साइड पर पुश हो जाता है ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ वैक्यूल. तो यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि वैक्यूल यहाँ पे बड़ा किस तरह होता है कि ये बहुत ज़्यादा पानी जो है प्लांट्स क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं,
तो ये प्लांट जो है जब पानी जस्ब करते हैं तो उस वैक्यूल में स्टोर होता है और मुख्तलिफ वैक्यूल एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक बड़ा वैक्यूल जो है वो क्रिएट कर देते हैं और इस वजह से जो है वो न्यूक्लियस एक साइड पर पुश हो जाता है। वैक्यूल का यहाँ पर एक काम ये भी बताया जा रहा है कि वैक्यूल जो है वो बाहर से मटेरियल को सेल के अंदर लाने में और फिर उसको उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स तक पहुँचाने तक यानी लाइजोसोम के पहुँचाने तक जो है वो अपने अंदर रखता है और उसको कैरी करता है। Some unicellular organism use contractile vacuole for the elimination of waste material from their bodies। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो वैक्यूल को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी से फूड को बाहर भी, एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर भी एक्सक्रीट कर सकें, मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम बहुत देर से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के टर्म्स को स्टडी करते आ रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको एक बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस बताया था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है और जबकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, बल्कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कंडेंस होकर एक जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में। और हम ऐसे रीजन को जो है वो न्यूक्लियोइड का नाम दे देते हैं। इसके बाद आता है अदर ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाइल सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस आपको बताया जा रहा है ऑर्गेनेल्स में कि यूकैरियोटिक सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे उनके गिर्द एक या दो मेम्ब्रेन मौजूद होंगी, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और हम ये भी चीज़ स्टडी कर चुके हैं कि यूकैरियोट सेल्स के जो राइबोसोम होते हैं वो लार्जर होते हैं कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स के, और इसकी वजह ये बताई थी कि हमारे पास दूसरे यूकैरियोट्स के सेल में भी जो है वो राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट के राइबोसोम का साइज़ बड़ा होता है और प्रोकैरियोट के राइबोसोम का साइज़ छोटा होता है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म में मर्ज हुआ फील होता है। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर हम बात करें साइज़ की तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोट सेल होते हैं, ये 10 गुना बड़े होते हैं तकरीबन प्रोकैरियोटिक सेल से। आगे है सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज और काइटिन। अ प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल विच इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात करें तो वो बनी होगी सेलुलोज से, अगर प्लांट में होगी तो वो सेलुलोज से बनी होगी, काइटिन होगी तो फंजाई में मौजूद होगी। जबकि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन एक ऐसा केमिकल है जो कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है, कंजुगेट होता है, इकट्ठा हुआ केमिकल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है हमेशा कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी चीज़ को स्ट्रक्चर दिया है तो उसके पीछे उसके फंक्शन को जो है वो मलहूज़े खातिर रखा गया है। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं कि पौधों की, तो हम देखते हैं कि कुछ पौधों के पत्ते जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ के पत्ते जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो जहाँ पत्ते जो हैं वो छोटे होंगे, दरअसल वहाँ पे प्लांट में से वाटर लॉस को कम करने के लिए पत्तों को छोटा रखा गया है। ये एक फंक्शन के लिए पत्तों को साइज़ को छोटा रखा गया है। जबकि कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे पत्ते बहुत बड़े बड़े होंगे, जैसे कि वाटर लिली के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके पत्ते इसलिए बड़े रखे गए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो अपनी बॉडी से रिलीज़ कर सकें, निकाल सकें, क्योंकि वाटर लिली पानी में पाई जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पानी इकट्ठा हो सकता है। इसीलिए जो अल्लाह ताला ने पत्ते उसके बड़े रखे गए ताकि वाटर जो है वो ईज़िली रिलीज़ किया जा सके। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनल्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, इनको इनकी शेप और इनकी ऐसे स्ट्रक्चर्स देने का मकसद सिर्फ ये था कि ये हमारी बॉडी में एक बेहतरीन तरीके से अपने फंक्शंस को जो है वो कैरी आउट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास है साइज़ एंड शेप। अब हमारे जो सेल के स्ट्रक्चर हैं और वो सेल फंक्शन उस पर किस तरह डिपेंड करते हैं, हम इसको जो है वो आगे स्टडी करने लगे हैं। तो सबसे पहले आता है सेल का साइज़ और उसकी शेप। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू अकोमोडेट ग्लोबुलर
हीमोग्लोबिन। जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये राउंड होते हैं ताकि ये ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन को जो है वो इकट्ठा कर सके। हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड में जो है पाए जाने वाला एक केमिकल है। नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व सेल आप लोगों ने 8th क्लास में जैसे कि स्टडी किया न्यूरॉन्स वगैरह, इन ये जो है वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं ताकि ये मैसेज को ज़्यादा दूर दूर तक जो है वो पहुंचा सकें, केमिकल मैसेजेस या हमारे स्टिमुलस मैसेज को। जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वॉल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सपोर्ट। जबकि हम बात करें जाइलम सेल्स की जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं, ताकि जब पानी को ले जाया जा रहा हो पौधे की रूट से लेके उसके अपर पार्ट तक, तो ऐसे टाइम पे हमारा जो जाइलम है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए जो है उसकी वॉल्स जो है वो थिक यानी मोटी होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। रूट सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब क्या होता है कि हमारी जो पौधे की जड़ें होती हैं वो दूर दूर तक फैली होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दूसरे मिनरल्स, साल्ट्स वगैरह जो है वो जज़्ब कर सकें। इसके अलावा जो ये रूट्स जिन सेल से मिलकर बनी होती हैं, ये सेल्स भी जो हैं बहुत बड़े बड़े सरफेस एरिया वाले होते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड की स्टोरेज है और वाटर की स्टोरेज है वो कर सकें। इसके बाद आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स। सेल इन्वॉल्व इन मेकिंग सेक्रीशंस हैव मोर कम्प्लेक्स ईआर एंड गोल्जी अपरेटस। सेल्स जो जिनमें ईआर यानी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और गोल्जी अपरेटस होगा, वो सिक्रीशंस बनाने में जो है वो कारआमद होंगे। जबकि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस करने वाले जानदारों की, तो उनमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट लाजिम होगा, जैसा कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होना ज़रूरी है, जो कि प्लास्टिड की एक टाइप है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा तभी क्लोरोफिल की मदद से प्लांट जो हैं वो खाना तैयार कर सकेंगे। इंडिविजुअल सेल कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि हर एक सेल अपना अपना किरदार जो है वो अदा करता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर फंक्शन सरंजाम देती है। नर्व सेल कंडक्ट नर्व इम्पल्स, मसल सेल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। तो नर्व सेल्स का काम क्या है कि ये मैसेज को जो है वो कैरी करती हैं और बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाती हैं, जबकि मसल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में जो है वो हेल्प करते हैं। यानी अगर सिकुड़ते हैं या फैलते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में आने वाले मुख्तलिफ जो हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह या दूसरे एजेंट्स को किल करते हैं। Some skin cells act as physical barriers against foreign material and some as receptor for temperature, touch, pain, etc. अगर स्किन सेल्स की बात की जाए, जिसे हम एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं, ये सेल्स जो हैं वो हमें एक तो बाहर से बॉडी में एंटर होने वाले डिफरेंट मटेरियल को बताते हैं कि ये हार्मफुल हैं या नहीं, और उसी तरीके से फिर उनकी एंट्री भी अलाउ करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये हमें सेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। टच की सेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, पेन की सेंस और टेम्परेचर की टेम्परेचर की सेंस भी। द सेल्स ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स। और जो हमारे बोन के सेल होते हैं यानी हड्डियों के जो सेल्स होते हैं, ये अपने अंदर केमिकल्स को इकट्ठा करके केमिकल्स जैसे कैल्शियम को इकट्ठा करके रखते हैं ताकि बोन को जब ज़रूरत पड़े तो उनको प्रोवाइड किया जा सके और एज अ रिज़ल्ट जो बोन्स हैं वो हमारी स्ट्रॉन्ग रहें। लास्ट चीज़ आती है हमारे पास सेल एज एन ओपन सिस्टम। A cell work as an open system, i.e. takes in substance needed for its metabolic activities through its cell membrane, then it performs the metabolic process assigned to it. Product and byproduct are formed in metabolism. Cell either utilizes the product, transport them to other cells. The byproduct are either stored or are excreted out of cell. तो हमारा सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पर वर्क करता है। इसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये बाहर से जो है उसको हासिल करता है, अपने अंदर जो है वो एंट्री करवा देता है और फिर उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसी तरीके से सेल में भी जितने केमिकल रिएक्शंस होंगे हम उसको भी मेटाबॉलिक प्रोसेस ही कंसीडर करेंगे। तो जितने मटेरियल को हमारे सेल ने अंदर एंटर करवाया है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो
कैरी होंगे, इसके बाद दो चीज़ें बनेंगी, एक प्रोडक्ट बनेंगे, एक बाय प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट वो जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी हमें ज़रूरत है, और बाय प्रोडक्ट्स वो हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन वो साथ बन गए हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम फोटोसिंथेसिस जब देखते हैं तो उसमें ग्लूकोज हमारी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है जो कि हम बाद में सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट्स भी बनेंगे और बाय प्रोडक्ट्स भी। प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सेल्स और विद इन अ सेल, एक ही सेल के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, या अगर किसी और सेल को ज़रूरत है तो उसको भी भेज दिए जाएंगे। जबकि बाय प्रोडक्ट जो हैं वो सेल के अंदर ही स्टोर हो जाएंगे और फर्दर कभी इन फ्यूचर अगर इस्तेमाल पड़ेगा तो वो बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ से इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 की डायग्राम्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। सारी ही डायग्राम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो डिफरेंसेस हम लोगों ने आज पढ़े हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।